प्रेस वार्ता में हमारे सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के बंधुओं का अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ जिला के जिलाध्यक्ष माननीय श्री संजू पांडे जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष श्री बड़कुंवर गागराई जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सतीश पुरी जी हमारे साथ हैं और मीडिया के प्रभारी श्री जितेंद्र ओझा जी भी हमारे साथ हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ माह से एक ऐसा विषय हम सबों के बीच में आ रहा है जो झारखंड के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्व का विषय है और जनजातीय समाज को प्रभावित करता है। और इसलिए आज की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका विषय है सरना कोड की मांग। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में 1881 के बाद से लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का कार्य होता रहा। जनगणना का मतलब है लोगों का हाउस होल्ड का सर्वे करना और उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या की गणना करना। ये कई उद्देश्यों से किया जाता है। ये उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को देखने के लिए भी किया जा सकता है। आपने सुना होगा इस देश में पशु गणना भी की जाती है, एग्रीकल्चर डेटा का भी कलेक्शन किया जाता है और इसलिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन सेंसस, जिसे हिंदी में हम जनगणना कहते हैं। आज तक जैसा मैंने आपको बताया कि 1981 से लगातार हम 2011 तक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का कार्य करते रहे। 2021 में ये जनगणना होनी थी, लेकिन आपकी जानकारी में है कि कोविड महामारी के कारण इस जनगणना को स्थगित किया गया और इसलिए ये जनगणना नहीं हो सकी। हमारे जनगणना का जो फॉर्मेट है, प्रपत्र है, उस प्रपत्र में जो लोगों की संख्या होती है किसी परिवार हाउस होल्ड में, उसकी तो गणना की ही जाती है, लेकिन उस परिवार के कई एक पैरामीटर्स पर, मानक पर हम डेटा एकत्रित करते हैं। उसमें एक मानक धर्म का मानक भी है, धर्म का भी एक कॉलम है। अब तक जो गणना की जा रही है उसमें मुख्य रूप से धर्म के आधार पर जब हम जनगणना करते हैं तो हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और अदर्स करके कॉलम बने हुए हैं। इस प्रकार कुल 7 कॉलम हैं। इसी कॉलम में जनगणना की जाती है। जो विषय आज के समक्ष है वो विषय ये है कि जनजातीय समाज, जो अधिकतर लोग प्रकृति पूजक होते हैं, उनकी जनगणना क्या आज के दिन में की जा रही है अथवा नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जनजातीय समाज की जनगणना की जाती है। 2013 तक जो जनगणना की गई उसके आधार पर इस देश में जो 2011 का हमारे पास जो आंकड़ा है, उसमें जनजातीय समाज की संख्या पूरे देश में, क्योंकि जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होती है, ये पूरे देश में 10.42 करोड़, जो कुल भारत की आबादी का 8.6%
है, इसका आकलन पूर्व में किया गया है। जो हमारा संवैधानिक नियम है, संविधान में जो हमारे प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जनगणना जो हमारा हम करते हैं उसका एक संवैधानिक प्रावधान है, और उस संवैधानिक प्रावधान के तहत ही आज़ादी के बाद 1948 में सेंसस एक्ट को पारित किया गया, और उस एक्ट के तहत हम जनगणना का काम करते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार के स्तर पर होते हैं, जो राज्यवार, क्षेत्रवार, जिलावार, प्रखंडवार और अंत में घरवार, हाउस होल्ड जो मैंने आपको कहा, और फिर एक परिवार के अंदर जो स्थिति बनती है, उन सारी चीज़ों का हम आकलन करते हैं, उसका हम डाटा लेते हैं। विषय ये है कि अब तक जनजातीय समाज की जो जनगणना की जा रही थी, उसमें जब किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो कुछ लोग प्रकृति पूजक हैं, कुछ लोग जनजातीय समाज के लोग ईसाई समुदाय में चले गए हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग जनजातीय समाज के बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, कुछ जनजातीय समाज के लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। इस प्रकार अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो जनजातीय समाज में कई धर्मों के लोगों का समाहरण है। जैसे अगर हम लद्दाख के इलाकों को देखेंगे तो वहाँ बुद्ध धर्म के मानने वाले जनजातीय समाज के लोग, अगर हम अंडमान निकोबार की ओर देखेंगे तो वहाँ के जनजातीय समाज मुस्लिम समाज को मानने वाले हैं। उसी तरह झारखंड में बड़ी संख्या में प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसको हम सरना धर्मावलंबी सामान्य भाषा में कहते हैं। आप जानते हैं कि झारखंड के अंदर भी लगभग 32 ऐसी जनजातियां हैं जिनकी पूजा करने की तरीके वो प्रकृति के पूजक हैं, लेकिन उनके पूजा का पूजा स्थल सबका अलग अलग है और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उरांव समाज में अगर हम कहें तो उसे सरना कहा जाता है, हमारे यहाँ हो समाज में अगर कहें तो उसे देसावली कहा जाता है, अगर हम संथालों के बीच जाएं तो उसे जाहिर स्थान कहा जाता है। इसी तरह हर समाज के बीच में एक अलग पूजा स्थल है, और आज की मांग जो लोगों के द्वारा उठाई जा रही है कि प्रकृति पूजक जनजातीय समाज की जनगणना आप सरना पूजक के रूप में की जाए। इस विषय को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में लगभग 700 से भी ज़्यादा जो पिछला हमारा जनजातीय भारत सरकार का जो जनजातीय मंत्रालय है उसके आंकड़े हैं, उसके अनुसार इस देश में लगभग 705 ट्राइबल समुदाय हैं जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, लेकिन अधिकांश प्रकृति पूजक हैं। मुद्दा ये है कि इस विषय पर देश के स्तर पर एक मतैक बनाने की ज़रूरत है। वो मतैक ये होगा कि क्या अंडमान निकोबार का आदिवासी शर्मा जब उनके पास कोई जाएगा और धर्म के आधार पर जब उसे कॉलम में एंट्री करने को बोलेगा, पूछेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो अपना धर्म मुस्लिम बताएगा। जब वो कोई लद्दाख के इलाके में जब जनजातीय समाज का जाएगा के बारे में कोई पूछेगा तो स्वाभाविक रूप से वो अपना धर्म बुद्ध अंकित करेगा। अब विषय ये है कि क्या जो इस राज्य की मांग है, इस राज्य के कुछ लोग हमारे जनजातीय प्रकृति पूजक समाज के लोगों की मांग है, उसे हम पूरे देश की मांग समझकर हम जनगणना में वो कोड अंकित करें। क्या उस कोड को पूरे देश के स्तर पर उसे मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये संभव है कि इस राज्य के स्तर पर जब हम जनगणना करें और किसी क्षेत्र विशेष में हम उसकी जनगणना करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम सरना कोड को उस इलाके में लागू करें। अगर हम पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में अगर हम जनगणना करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की मांग हो सकती है कि मुझे आप देसावली कोड के अंदर डालिए, क्योंकि कोई भी जनजातीय समाज अपनी पहचान समाप्त करना नहीं चाहेगा। ये स्वाभाविक है,
क्योंकि उसकी अपनी पूजा पद्धति है। और उससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय पर बहुत राजनीति हो रही है और इसलिए मैं अभी सभी प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रकृति पूजक जनजातीय समाज की समर्थक रही है और इसलिए आज़ादी के तत्काल बाद और उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का विरोध करती रही। ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी प्रकृति पूजक जनजातीय समाज की समर्थक रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी अनुषंगी जो इकाइयाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी पितृ पार्टी है जनसंघ, और उनका जो जिससे हम अपनी शक्ति इंस्पायर करते हैं वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषंगी इकाई ने 1952 में 1952 में बनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना छत्तीसगढ़ के यशपुर में की थी और वो इन्हीं चिंताओं को लेकर की थी। और वो चिंता थी कि जो हमारे प्रकृति पूजक लोग हैं उनका धर्मांतरण रुके, उनमें शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति में और आर्थिक स्थिति में बदलाव हो। और उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तक उस स्टैंड पर है, उन विचारों के पीछे है और उसी अनुरूप अपने कार्यक्रम करती रही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार की सरकार हो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल हो, जो अभी आपने देखा होगा अखबारों में, हमने भी देखा है कि कुछ लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरना कोड की मांग की और उन लोगों ने ये पिक्चर समाज के सामने और जनजातीय समाज के सामने ये रखने का प्रयास किया कि उनकी सरकार सरना कोड की मांग करती है लेकिन केंद्र की सरकार उसको नहीं देना चाहती। मैंने आपको अभी पृष्ठभूमि बताई कि जब हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य, ये झारखंड जनगणना केवल झारखंड का नहीं है, ये कोड जब हम किसी कोड की एंट्री करेंगे तो वो कोड केवल झारखंड के लिए नहीं होगा, ये पूरे देश के लिए होगा। तो स्वाभाविक रूप से जिस पृष्ठभूमि की बात मैंने आपके सामने अभी रखी कि पूरे देश में लगभग 705 से भी ज़्यादा जनजातीय समाज हैं, जो उसके अतिरिक्त बहुत सारे जनजातीय लोग हैं जो अभी भी लिस्ट में नहीं आए हैं, उनकी मांगे भी रहती है कि मुझे भी लिस्ट में डाला जाए। ऐसी परिस्थिति में उस बड़ी परिप्रेक्ष्य में इस पूरे विषय को कैसे सौहार्दपूर्ण तरीके से इस कार्य को पूरा किया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित भी है। और मैंने अभी आपको कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जनजातीय समाज जो प्रकृति पूजक हैं उनके प्रति समर्पित रही है। आप जानते हैं कि धर्म के आधार पर जब जनगणना हम आप करेंगे तो विषय ये आएगा कि जो ईसाई समुदाय के हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं वो अपनी एंट्री कहाँ डालेंगे। स्वाभाविक रूप से वो ईसाई के कॉलम में डालेंगे। ठीक उसी तरह जैसा मैंने आपको कहा, जो मुस्लिम समाज के हमारे आदिवासी भाई हैं, अंडमान निकोबार में बहुत प्रिमिटिव स्टेज है, हमारे इससे बहुत पीछे चल रहे हैं, वो लोग अपनी एंट्री कहाँ डालेंगे? स्वाभाविक रूप से मुस्लिम समाज में डालेंगे। ये विषय बड़ा ही संवेदनशील है और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इसके साथ राजनीति कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जनजातीय समाज के हित में नहीं होगा। क्योंकि अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक न्याय निर्देश आया, उस न्याय निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोटा विद इन कोटा, कोटा विद इन कोटा। कहने का अर्थ ये कि अगर जनजातीय समाज में जो
प्रोग्रेसिव हैं, जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हम किनारे करके वैसे लोगों को डालें जिनको अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। ऐसी परिस्थिति में जो जनजातीय समाज के इस झारखंड राज्य में अगर किसी को खतरा है, तो मैं कह सकता हूं कि वैसे ईसाई समुदाय के हमारे जनजातीय भाई जो शैक्षणिक रूप से हमसे आगे चल रहे हैं, जी सरकारी नौकरियों में जिनका की भागीदारी ज़्यादा है, उन्हें सबसे पहला खतरा होगा। अभी आपने देखा होगा, मैं आपको ये इंस्टांस दे रहा हूँ, आप आकलन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब मंडल कमीशन आया तो हमने पिछड़े समाज की बात की। जब पिछड़ा समाज को मंडल कमीशन के तहत जब उन्हें हम आरक्षण दिए, उसके बाद कुछ समय के बाद ये मांग उठने लगा कि एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 इसे आप विभाजित करें। उसके बाद कुछ दिनों में बात आने लगी कि दलित कौन है। उसके बाद कुछ दिनों में ये बात आने लगी महादलित कौन है। तो ये तलवार की दोधारी धार है। जनजातीय समाज आज पूरे देश में एक समेकित समाज के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आसाम, राजस्थान के हमारे समुदाय के लोग हैं जो अलग धर्म को मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे अलग लोग मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें एक जिम्मेवारी तरीके से अपने बयान देने होंगे और जिम्मेवार के साथ काम करना होगा। आपने देखा कि आज इस राज्य में हेमंत सरकार ने क्या किया। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने विधानसभा से सरना कोड लागू किया जाए, इसे पारित करके भेज दिया गवर्नर के पास, और लगातार ये मांग करते रहे कि गवर्नर साहब जो हैं वो हम बैठे हुए हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और अभी एक सप्ताह पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि उसी मुद्दे को वो टीएसी के समक्ष लेकर पारित करा दिए। उसी मुद्दे को, जिस विषय को आपने विधानसभा से पारित किया, एक्ट कानून बना के पारित किया, और स्वाभाविक रूप से जब वो कानून बनने के लिए जाता है तो मंत्रिपरिषद से पारित होकर वहां जाता है। तो जिस विषय पर मंत्रिपरिषद ने एक बार निर्णय ले लिया जो सुप्रीम है राज्य के लिए, उस विषय को आज आप एक सप्ताह पहले फिर टीएसी के समक्ष ले आए। अंग्रेजी में कहावत है, पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। कहने का मतलब ये कि जब घोड़ा आप चलाते हैं तो घोड़ा का जो बग्घी होता है घोड़े के पीछे रहता है, और घोड़ा आगे चलता है तो बग्घी चलती है। हेमंत सरकार ने इस निर्णय के बाद बग्घी को आगे कर दिया, जो उन्हें पहले करना था कि टीएसी से बात करा के विधानसभा ले जाते और उसके बाद करते। लेकिन वो राजनीतिक कारणों से उन्होंने ऐसा किया और जनता में ये संदेश देने का प्रयास किया कि मैं चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती। ये इस गंभीर विषय पर उनके चिंतन को दर्शाता है कि वो इस विषय पर संजीदा नहीं है। उनकी जो मांग है उस पर वो गंभीर नहीं है, वो केवल राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विषय को बड़े परिप्रेक्ष्य में, कनवास में देखने की जरूरत है, और इस पर कोई राजनीति करने की मेरे समझ से की आवश्यकता नहीं। हम सभी चाहते हैं कि जो प्रकृति पूजक हमारे जनजातीय समाज हैं, उनकी अगर गणना धर्म के आधार पर करनी है प्रकृति पूजक के नाम पे,
तो निश्चित रूप से उसकी की जाए। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रकृति पूजक जनजाति समाज की समर्थक रही है, मैंने आपको इतिहास से उसके दृष्टांत आपको मैंने दिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समाज के हित के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय आदिवासी मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने जनजातीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। झारखंड राज्य का सृजन, जो पिछले कई वर्षों से लटका हुआ था, कितने आंदोलन, कितने शहीद, हमारे साथी शहीद हुए, हमारे झारखंडी भाई शहीद हुए, लेकिन राज्य नहीं मिला। आपने वो दृश्य भी देखा जब नरसिम्हा राव जी की सरकार को समर्थन देने के लिए श्री शिबू सोरेन जी ने रिश्वत लिए और गिरफ्तार हुए। आपने ये भी देखा। इसके साथ आज के दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार दिल्ली में चल रही है, उसमें अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जनजातीय मंत्रियों को स्थान दिया गया है। पूरे देश से अगर आप देखेंगे तो वो संख्या सबसे ज़्यादा है। हमने शैक्षणिक क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र के वैसे प्रखंड जहां 50% से ज़्यादा आबादी है, वहाँ पूरे देश में 700 से भी ज़्यादा एकलव्य विद्यालय हमने स्थापित किए। हमने जनजातीय क्षेत्र के जो पिछड़े ज़िले हैं, बैकवर्ड ज़िले हैं, उन ज़िलों को पिछड़ा जिला योजना कार्यक्रम के तहत कवर किया और सरकार की सारी योजनाओं का फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन इन ज़िलों में हम लोगों ने किया है। उसी तरह बिरसा मुंडा जी, जो हमारे राष्ट्रीय जननायक हैं, उन्हें पिछले 70-75 वर्षों में कभी याद नहीं किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने संसद में उनका तैल चित्र लगाने का निर्णय लिया और आज संसद के मुख्य दीर्घा में भगवान बिरसा मुंडा जी का तैल चित्र लगा हुआ। आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध महात्मा गांधी जी के आने के पहले अगर किसी जनजातीय समाज के नेतृत्वकर्ता ने उद्गलान किया तो वो हमारे बिरसा मुंडा जी थे। उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरे देश में उन्होंने उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का राष्ट्रीय निर्णय लिया है और आज वो कार्यक्रम हमारे बीच चल रहा है। उसी तरह प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली पर जाकर जनजातीय गांव, वैसे गांव जहां पर अब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, उन गांवों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जन मन योजना को लागू किया है, जो झारखंड की धरती से और बिरसा मुंडा के गांव से जिसकी शुरुआत की गई है। इसमें वैसे प्रिमिटिव ट्राइब जो जनजातीय समाज में भी पिछड़े हुए हैं, वैसे लोगों पर विशेष फोकस है और सभी जनजातीय इलाकों में, वैसे गांवों में सभी आधारभूत संरचनाओं का पूर्णतः विकास हो, इसका संकल्प है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि जनजातीय समाज के अब तक पिछले कुछ वर्षों में हमारे सांस्कृतिक कर्मी, लेखक, एक्टिविस्ट सभी को पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना झारखंड में की गई है। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में अगर पूरे देश के दृष्टि से आप देखेंगे, आप पाएंगे ये जो जनजातीय पट्टी है
गुजरात से लेकर बंगाल तक इस पट्टी में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इससे पूरी जो नस्ल होती है जनजातीय समाज के, जो हमारा डीएनए होता है वो इफेक्ट होता है और जल्द उसमें मृत्यु हो जाती है। इस योजना को उन्होंने पूरे देश के स्तर पर एक सिकल सेल एनीमिया अभियान के तहत भारत सरकार ने निर्णय लेकर जनजातीय समाज की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले 10 वर्षों में, अभी 5 वर्ष उन्होंने पूरा किए, 5 वर्ष अभी फिर जीत कर हमारे बीच आए हैं, उनकी सरकार चल रही है। हम सबों ने अनुभव किया कि इस राज्य में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है, जो अत्याचार हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज पीड़ित हुआ है तो वह जनजातीय समाज रहा है। महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। आप जानते होंगे कि रूबिका पहाड़िया जो संथाल परगना की एक महिला थी, जिन्हें टुकड़ों में काटकर किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया। उसी तरह रूपा तिर्की का मामला है, उसी तरह सिद्धू कानू के वंशजों की हत्या का विषय है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सरकार जनजातीय समाज की हितैषी होने का दावा करती है, उस सरकार में जनजातीय समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, इसे हम आपसे ज़्यादा बेहतर इसे कोई नहीं जानता। दूसरा बात, इस राज्य में पेशा कानून लागू करने की बात है। भूरिया कमेटी की अनुशंसा के आलोक में इस राज्य में और पूरे देश में पेशा कानून लागू हो गया है, लेकिन पेशा नियमावली को लेकर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से तरह तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं और आज तक पेशा नियमावली लागू नहीं किया गया। और ये कहा जा रहा है कि इस पर विचार हो रहा है, हम लोग एक ऐसा कानून देंगे जो सबों के हित में होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेशा एक्ट पूरे देश में लागू है। आपको केवल उस एक्ट की नियमावली बनानी है। उस नियमावली में कुछ ऐसा नहीं करना है जो मूल एक्ट के विपरीत जाए। उसमें कोई सामंजस्य या समायोजन कुछ नहीं करना है। आपको उसी एक्ट को धरातल पर उतारने के लिए हमारी नियमावली कैसी होगी, उस पर काम करके उसे लागू करना है। इसलिए आप इस राज्य में आज की सरकार पेशा कानून लागू नहीं करने में विफल रही है। जनजातीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी जनसंख्या के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। संथाल परगना के वैसे इलाके जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से नज़दीक हैं, उन इलाकों में भी आज जनजातीय समाज की जो भूमि है उस पर वो काबिज हो गए हैं। वहाँ की बहु बेटियों लड़कियों के साथ विवाह करते हैं और एन केन प्रकारेण वहाँ की ज़मीन को कब्जा करने का षड्यंत्र और प्रपंच रचते हैं। आप हमारे पश्चिमी सिंहभूम में भी आप देखते होंगे कि बड़ी संख्या में इस तरह की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण करती हुई नजर आएगी। और जो हमारे मजदूर पहले जिन्हें यहाँ रोजगार मिलता था, आज उन्हें विवश होकर इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ रहा है, वो बाहर चले गए। इसके अतिरिक्त आज भी धर्मांतरण का मुद्दा जनजातीय क्षेत्र में बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार गंभीर नहीं है।
और सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। आपको हम यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि कोविड काल में लगभग 10 लाख श्रमिक झारखंड वापस आए थे। उस समय तत्कालीन सरकार, हेमंत सरकार ने ये घोषणा की थी कि इन 10 लाख लोगों को हम वापस जाने नहीं देंगे और हम अपने राज्य में रोजगार देंगे। आज स्थिति ये है कि 10 लाख तो छोड़ दीजिए, 10 लाख से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ से बाहर जाकर अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में पलायन कर गए हैं और वहाँ पर अपना रोजी रोटी का काम कर रहे हैं। मैं इस जिले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और आप उसके साक्षी होंगे। पिछले चुनाव के समय और उसके पिछले चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने सब भरी सभा में यह घोषणा की थी कि जब उसकी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ईचा खड़कई बांध को हम रद्द करेंगे। 5 साल गुजर गए, दूसरा 5 साल भी प्रारंभ हो गया और आपने अभी अभी कुछ दिन पहले अखबारों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि टीएससी में यह निर्णय लिया गया कि हम ईचा खड़कई डैम बनाएंगे। आज इस क्षेत्र के जनजातीय समाज को ये समझने की जरूरत है कि जो पार्टी वादा करती है, आपके वोट धोखे से लेती है और फिर वही करती है जो उसकी इच्छा में है या पूंजीपतियों के दबाव में वैसा करती है, ये सरकार ही बताएगी। लेकिन आज जनजातीय क्षेत्र में इन सब विषयों को समझने की ज़रूरत है और इसलिए मैं इस विषय को हमने आज आपके सामने रखा। अभी अभी निर्णय आया कि जनजातीय क्षेत्र में शराब की दुकान खोली जाएगी, लेकिन उसके पंचायत की अगर अनुमति होगी तो शराब ग्राम सभा उसको पारित कर देगा। जो हमारा एक्साइज एक्ट है उसमें आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने की मनाही है। और इसलिए मनाही है कि जनजातीय समाज में पहले से ही पारंपरिक तरीके से लोग जो हमारी ये है उसका सेवन करते। ऐसी परिस्थिति में जब आप इस तरह के निर्णय लेंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज रसातल में जाने की ओर अग्रसर होगा और इस ओर मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे और इसको आगे इसे तत्काल इस पर रोक लगाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है, हमने हेमंत सरकार ने ये निर्णय लिया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये कहा था मंचों से कि 1932 के आधार पर हम खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे। परीक्षाएं बिरले हो रहे हैं, लेकिन जो भी परीक्षाएं हो रहे हैं उसमें उनके कथन के अनुरूप जो उन्होंने कहा था कि हम स्थानीय नीति बनाएंगे, आज तक वह स्थानीय नीति अपने जगह पर नहीं है और इसके कारण बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग इन राज्यों की नौकरियों को लूट रहे हैं। हमारे जो युवा साथी हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, बहुत मेहनत कर परीक्षा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से परीक्षाओं में लीक हो रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप अनुभव करते होंगे, आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग परीक्षा देते हैं, आप अनुभव कर रहे हैं कि उनमें एक निराशा का वातावरण है। बड़ी संख्या में आज युवा साथी जो राजनीति में हैं उनसे पूछते हैं कि हमारा भविष्य इस राज्य में कहाँ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के लिए समर्पित है, इस राज्य की बेहतरी के लिए समर्पित है। झारखंड राज्य को हमने बनाया है, झारखंड राज्य का विकास भी हम ही करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। इन्हीं विषयों को लेकर मैं आज आपके प्रति आपके समक्ष हूँ
और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना समय देकर मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।